लिखा हुआ तो सब कुछ है, लेकिन आपका कर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में एक बिलियनर बनना लिखा हुआ है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, जैसे अगर वास्तु अलाइन नहीं होगा तो कई बार रिश्ते खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिश्तों में भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर वास्तु सही नहीं है तो। साउथ वेस्ट में भी अगर किसी का बेडरूम है लेकिन उनका नॉर्थ वेस्ट अगर कटा हुआ है तो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। डू यू थिंक दैट प्लैनेटरी मूवमेंट्स कैन चेंज एवरीथिंग? बहुत हद तक प्लानिटरी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं अगर किसी की कुंडली चेक कर रही हूँ और वहां पे दिख रहा है कि इस पर्सन के कुंडली में डिवोर्स है, तो डायरेक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। डू यू थिंक दैट एस्ट्रोलॉजी इज अगेंस्ट लव मैरिज? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। मैं हूं निराली पंड्या, दी होस्ट ऑफ एक सोच, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। वो है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। हाउ बोथ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, और किस तरीके से वास्तु और एस्ट्रोलॉजी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज के जो हमारे गेस्ट है, शी इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट त्रिशला कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार त्रिशला जी, वेलकम टू एक सोच जी, थैंक यू। So it's a privilege to have you on this show. थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी है इस मंच पर आने की। Thank you so much once again. So कहते हैं ना, ये जो पूरी दुनिया एक सोच पे चलती है। जी जरूर। आज तक हमने जो भी किया है वो एक सोच की वजह से किया है। तो Correct. आपकी ऐसी कौन सी एक सोच थी जिससे आपकी जिंदगी बदली, या फिर आपने कोई नई शुरुआत की? देखिए, मैं बेसिकली मेरी ये सोच थी कि मुझे लोगों को हेल्प करना था। मतलब बचपन से ही वो एक थॉट था। मैं 9 नंबर से रिलेट करती हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज जो है वो कूट कर भरा हुआ है। तो वो बचपन से ही एक ये था कि किसी ना किसी तरीके से लोगों की हेल्प करना है। अब किस तरीके से करेंगे वो इनिशियली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसके बाद फिर जस्ट वास्तु एक टीचर थे हमारे, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी पढ़ाते थे हम लोगों को, तो उनके जरिए थोड़ा सा नॉलेज मिला था मुझे वास्तु का कि एग्जैक्टली वास्तु होता क्या है, क्यों इतना ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें उनसे जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी को आगे बढ़ाए, क्योंकि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड तो है, लेकिन एक इसके साथ साथ अगर मैं इस लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो रियल में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको अगर मैं कुछ ना कुछ मेरी तरफ से अगर उनकी प्रॉब्लम्स का हल दे पाऊँ, तो फिर मुझे लगा कि इसमें एक अच्छा चांस बनता है। करेक्ट। उसी साथ साथ फिर मेरे एस्ट्रोलॉजी का भी मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। एस्ट्रोलॉजी में भी जो मेरे गुरु थे, इनिशियल गुरु थे, जिन्होंने बेसिक मुझे सिखाया, और बेसिक सिखाने के बाद फिर मैं जनरली बुक्स वगैरह पढ़ती रही। काफ़ी सारा हमारी लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी थी, उसमें भी बहुत लकी थी मैं कि उसमें ये सारी बुक्स भी अवेलेबल थी। वाओ। तो उस वजह से भी एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो गया कि वहाँ से भी नॉलेज हासिल किया। फिर धीरे धीरे मैंने और बुक्स वगैरह करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और इस तरीके से मैं फिर इस फील्ड में आ गई। तो जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है, हाउ इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु? देखा जाए तो हाँ भी और ना भी, क्योंकि इंजीनियरिंग में मेरा इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन मेरे साथ साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह भी कर रहे थे। तो उनका एक जब कंस्ट्रक्शन वगैरह के इसमें जब आता था, तो और साइमल्टेनियसली मैं सर से भी बात करते रहती थी, तो वो हमेशा हम लोगों को एक बात बोलते थे, ये आपको जब कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं उसी समय आप बहुत सारी चीजें अगर आप देख लेते हैं वास्तु के हिसाब से, तो आगे चल करके किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कोई भी इस बात को मानता नहीं है और आगे बढ़ता नहीं है, और फिर पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद फिर जब लोग एक्चुअल में परेशानी फेस करते हैं
तब जाके फिर वो लोग वास्तु कंसल्टेंट ढूंढते हैं। तो अगर आप बेसिक ग्राउंड से ही अगर इसकी Yeah. शुरुआत करो तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला। Absolutely. लेकिन वो होता नहीं है। तो फिर उसमें और उन लोगों से जब डिस्कशन, और मेरी ज्यादातर फ्रेंड्स जो थी वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली थी, मैकेनिकल की थी, लेकिन वो ज्यादा उनके साथ मैं ज्यादा टच में थी। तो उस वजह से फिर उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, किस तरीके से सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो देखना, वो सारी चीजें डिस्कशन में आती ही रहती। तो उससे एक कनेक्शन बन गया इसके साथ मेरा। सो कहते हैं ना, हम जो भी प्रोफेशन में होते हैं, कई बार ये होता है कि प्रोफेशन ही हमको चूज करता है, जी। हम प्रोफेशन को चूज नहीं करते। इट्स ऑल डेस्टिनी। अगर मैं डेस्टिनी की बात करूं, आए दिन मैं सुनती हूँ सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर लोग इतना एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के पीछे क्यों मतलब इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं? देखिए, लिखा हुआ तो सब कुछ है, लेकिन आपका कर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में एक बिलियनर बनना लिखा हुआ है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप एक बिलियनर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए जी तोड़ अगर मेहनत कर लेते हैं तो जो आपने चाहा वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो और कई बार होता है कि लोग मेहनत तो भरपूर कर लेते हैं, लेकिन शायद उनको कभी लक का साथ नहीं मिलता है, राइट डायरेक्शन नहीं मिलता है, वो गाइडेंस नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली वो बोलते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। करेक्ट। अगर आप उस समय आपको पता चले, आप अपने करियर के स्टार्ट में अगर आपको पता चले कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है और वहां से ही फिर आप अपना करियर पाथ चूज कर सकते हैं, ये आपको अगर शुरुआत से ही पता चल जाता है तो आप फिर घूम घूम करके जाने वाला सवाल उठता नहीं है। करेक्ट। और आप राइट पाथ पर वहां पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जिस इसमें अभी एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो लोग प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी को एकदम डेड एंड मान करके यूज करते हैं। जब कुछ भी नहीं होता है तब जाकर के एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल वे में ही जाओ तो आपको बहुत सारा फायदा होगा एस्ट्रोलॉजी से। और इवन वास्तु का भी, जैसे मैंने कहा कि बेस से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में करियर चूज अगर आप करते हैं तो अभी तो लोगों का जैसे ही 10th स्टैंडर्ड बच्चों का होता है, पहला फोकस होता है कि इंजीनियरिंग या एमबीबीएस, वही एक फोकस होता है। लेकिन आपके बच्चे में वो करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो चेक नहीं करते हैं कोई। पहले तो वो चेक करो। 10th में ही अगर आप ये चेक करोगे तो किसी भी तरीके से आप जब बच्चा 12th में पहुंचेगा तो आप पेरेंट्स ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई हमारा बच्चा ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अगर एस्ट्रोलॉजी, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बोला कि आप करियर सिलेक्शन, मतलब उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। जनरली पेरेंट्स नहीं करते ये चीज जी, राइट। 10th आने के बाद 9th में आएगा तो बच्चा, तब उनको घबराहट होने लगती है कि यार अब कौन सा प्रोफेशन। और हमारे इंडिया में बहुत कम फील्ड है हमारे पास, या तो डॉक्टर है, या तो सीए है, या तो like it's very commerce student हो गया। So they don't understand, they don't know the field also, और कहाँ पे क्या हो रहा है। So do you really think that astrology can help? बहुत तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स जिस तरीके से होते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके इसमें कुंडली में अगर मार्स ये प्लैनेट अगर हायर ग्रेड पर हो तो वो पर्सन को डेफिनेटली इसके साथ जाना चाहिए, इंजीनियरिंग के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ शनि का भी कनेक्शन अगर मिल जाता है तो आपको मेडिकल फील्ड चूज करना चाहिए। वो एक ये रहता है। और वहां पे जब आप मेडिकल फील्ड चूज कर रहे हैं तो किस मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, अब वो शनि का पोजीशन कहाँ पे बैठा हुआ है। वो अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप रिसर्च ओरिएंटेड बन जाते हैं, आप बहुत गहराई में सोचते हैं। वही शनि अगर 8th हाउस में बैठता है तब भी आप बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बन जाते हैं। तो इस तरीके से उसका अलग अलग आपको देखना पड़ता है कि किस जगह पर जो प्लैनेट बैठा है और उसका पोटेंशियल कितना है,
वो देखेंगे तो आपको उसकी अंदरूनी चाह जो है वो पता चलती है। क्योंकि मेन है, बच्चा भी, उसको भी कुछ भी पता नहीं होता है, पेरेंट्स जो बताते हैं उसके लिए वो सही होता है, क्योंकि फर्स्ट गाइड वही रहते हैं 100% बच्चों के। और पेरेंट्स अगर उसके सामने सिर्फ इंजीनियरिंग और ये करेंगे तो क्वाइट नेचुरल उसके दिमाग में वही आएगा, और सब सारा माहौल तो वही है। एब्सोल्युटली। तो इस वजह से वो लोग वही जाते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स का दिमाग खुलेगा तो वो और काफी सारी चीजें देखेंगे। इस तरीके से अभी मार्स अगर है तो आप आर्कियोलॉजी में भी जा सकते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फील्ड कम है, लोगों की समझ कम है और गाइडेंस कम है। एक बार गाइडेंस मिल गया उनको तो वो सही राह ले सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। आई गेस एस्ट्रोलॉजी शुड बी यूज्ड एज अ टूल। हाँ, ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी को आप टूल करके ही यूज करो। क्योंकि जैसे एक कोई भी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, इसको आप एज अ टूल यूज करते हो ना। उसको कभी भी आप ऐसा नहीं बोलते ना कि नहीं यही मेरा भाग्य विधाता है, वो नहीं बोला जाता। आप उसको एज अ टूल यूज करते हैं और टूल के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। Correct. उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, दोनों को एज अ टूल ही यूज करना चाहिए। लेकिन इश्यू यही आता है कि लोग जब डेड एंड पर पहुंचते हैं उस समय वो वहां पे जाते हैं और फिर उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से बड़ा कोई भगवान नहीं। और फिर यहाँ पे ही लोग उनको, जो लोग इस फील्ड से प्रॉपर ज्ञात नहीं है जिनको, वो लोग फिर उनको गलत सलाह देते हैं, गलत चीजों में फंसा देते हैं। तो वो फिर बहुत मैसी हो जाता है। और फाइनली फिर इसका असर जो होता है ना, वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर मतलब बुरे हैं, वास्तु गलत है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पर टेक्निकली हम लोग डिजिटल एरा में रह रहे हैं, राइट? आए दिन नए रील्स वायरल होते जा रहे हैं। सो कभी कभार एज अ कंज्यूमर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन, इवन आई थिंक यार किसका सुने तो किस का सुने, बात सब सही है, राइट? तो ये एक परसेप्शन क्रिएट करके चला जाता है। बट हैविंग सेड दैट, यू राइटली सेड दैट, यू नो, इट शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ टूल, राइट, व्हिच कैन गिव यू गाइडेंस। इट्स नॉट द एंड, या इट्स नॉट ओनली द बिगिनिंग। सही कहा, राइट? ये आपको गाइड कर सकता है, आपको वो तरीके से चला सकता है। बट आप अगर उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहोगे तो उस तरीके से आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? अगर मेहनत ने गाइडेंस दे उतनी, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए वो करनी ही है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कोई मिराकल नहीं है। अब अगर भगवान के पास भी अगर जा करके मांग रहे, वो भी एक इसमें कहते हैं भाई तुम कर्म करो, ये इच्छा मत करो, क्लियरली मेंशन्ड है। अब हम लोग इतना गीता और इसको मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको आजमाते नहीं है, हमारी डेली लाइफ में उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बस पढ़ लिया और छोड़ हो गया। क्योंकि उसकी स्थापना हम मंदिरों में करते हैं, और जहाँ पे मंदिर आता है, भगवान आता है, लोग अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं, सिर्फ दिल का दरवाजा खोलते हैं, जिसमें वो अपने भगवान से जुदा कुछ भी सोचना नहीं चाहते। गलती वहां पे भी है, इतना पुराना ये सब कुछ है तो कुछ गलतियां वहां पे भी है। ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं वो जो पूरी तरह से सही है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन हमें ही अपने कॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ना है और उसको किस तरीके से सही करना है वो देखना है। करेक्ट। तो जैसे अपने वन ऑफ योर कन्वर्सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, दोनों भी चीज, हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इज इंटररिलेटेड? बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक दशा सिस्टम होता है, महादशा होती है। अब कोई अगर इंसान 25 साल तक एक घर में रह रहा है और रिसेंटली 5-6 ईयर से उसको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पहले के 20 साल तो उसके बहुत अच्छे गए ना उस घर में, किसी भी तरीके से उसको उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना ही उसको कोई पैसे का लॉस हुआ, ना कोई बीमार पड़ा। फिर एकदम से ये वास्तु का पॉइंट कहाँ से आया, ये लोग हमेशा पूछते हैं हमसे कि इतने साल से हम लोग रह रहे हैं, हमें तो कभी कुछ मिला ये नहीं हुआ, आज ही आप कैसे बता रहे कि वास्तु का इशू है? तो भाई वास्तु का इशू आपकी दशा सिस्टम की वजह से आया।
आपकी करंट दशा क्या चल रही है, अच्छा। वीनस की दशा चल रही है। और किसी को अगर किसी का वीनस अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है, उसको पाइल्स वगैरह का इश्यू होना शुरू हो जाता है। अब ये सडनली हो गया, लेकिन वो उसको लग रहा है कि अरे मैं तो पहले से ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम हो। लेकिन आपकी वीनस की दशा चल रही है और आपका वीनस ही 8th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, तो इस वजह से आपको वो इश्यू आ गया। अब उसके लिए आपका घर का जो वास्तु है उसमें से थोड़े से अगर चेंजेस करते हो आप, जैसे साउथ ईस्ट वाला एरिया वीनस का एरिया कहलाता है, तो उसमें कुछ चीजों का आप एडिशन करके, कुछ डिलीशन करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके त्रिशला जी, घर पे तो कई सारे लोग रहते हैं, हाँ राइट, 4 से 5 लोग या फिर कई बार 2 जी भी रहते जी हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू यू, डू यू रियली थिंक दैट सभी के लाइक कुंडलियां देखनी चाहिए हाँ एंड जरूर अकॉर्डिंगली वास्तु जरूर से जरूर अलाइन करना सभी की चाहिए? कुंडलियां। और बेसिकली देखिए, अब माँ पिताजी और हस्बैंड वाइफ है, दो बच्चे हैं, अब उनमें ज्यादा एम्फसाइज किसके लिए हम करते हैं, एम्फसाइज किया जाता है ओनर ऑफ द हाउस। अगर पिताजी ओनर हैं तो पिताजी की कुंडली देखेंगे, ओके और अगर बेटा ओनर है तो बेटी की कुंडली देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इनकी भी कुंडली देखेंगे कि उनको क्या सूट हो रहा है, उनकी दशा सिस्टम क्या चल रही है, वो सारी चीजें भी देखी जाती। लेकिन मेन एम्फसाइज किया जाता है जो ओनर है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही ओनर है तो दोनों की कुंडलियां उतनी ही मायने रखेंगी। ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड की कुंडली देख ली और काम चला दिया, वैसे नहीं होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके कुंडली के साथ उसको मैच करना पड़ता है। तो अभी जैसे मानो कि मुझे नया घर लेना है, तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, न्यू जब घर आप लेते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो आपको जो भी प्लान मिलता है बिल्डर की तरफ से, वो प्लान लेकर के आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाइए। वो प्लान उनको दिखाने के बाद अपना कुंडली का डिटेल भी उनको दे दीजिए। तो उसके साथ वो आपके प्लान के साथ वो सारी चीजें अलाइनमेंट करके देख लेंगे। जैसे अभी मेरे पास आते हैं लोग, तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस के लिए भी आते हैं जो ये भी नहीं डाला है, फाउंडेशन भी नहीं डाला है, ऐसे केसेस में भी आते हैं। करेक्ट। तो उसमें फिर हम लोग उनसे प्लान ले लेते हैं। प्लान लेकर के उनकी कुंडली का जो डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी डिटेल्स है उससे मैच करते हैं, और फिर हम उनका डायरेक्शंस वगैरह निकाल कर दिखा देते हैं। क्योंकि जब भी रियल एस्टेट में आप कोई भी बुक करने जाते हैं तो आपका प्लान तो मिलता ही है, बिना प्लान के तो कुछ काम नहीं होता है। एक बेसिक प्लान तो रेडी होता है। Exactly. तो उसी प्लान पर हम काम कर सकते हैं। Okay. और उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर इंटरनल, अब सबसे बड़ी बात है ना, जब आप नए घर में कर रहे हैं ना तो ये बहुत आसान होता है कि आपको कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो आप बिल्डर को बोल करके इंटरनल वॉल चेंजेस करा सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड है तो उसमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी बिना कुछ तोड़फोड़ किए काफी सारी चीजें, नियर अबाउट 80 to 90% आप वास्तु करेक्शन कर सकते हैं। इज इट? हाँ, बिना तोड़फोड़ किए। कुछ चीजें हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत रही, उसमें भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो आपको सिर्फ 50 to 60% मिलेगा। 100% रिजल्ट मिलना नामुमकिन है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर टॉयलेट रॉन्ग प्लेसिंग पे है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? देखिए, टॉयलेट अगर रॉन्ग प्लेसिंग पर है तो बीमारियों का आना बहुत ज्यादा होता है, पैसे का लॉस होना बहुत ज्यादा होता है। पैसा आप कमा तो रहे हो लेकिन आप सेव नहीं कर पा रहे, ये सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार होता है कि बच्चों की पढ़ाई में भी उसका असर दिखता है कि बच्चा किसी भी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, गलत डायरेक्शन में टॉयलेट भी है, क्योंकि वो वहां पे जा रहा है। अब वो वहां पे जा करके अपना मोबाइल वगैरह भी लेके जा रहा है, तो मोबाइल जैसे राहु है तो आप अपने राहु को वहां पे लेकर जा रहे हो, तो आप वहां पे अपने राहु को खराब कर रहे हो देखा जाए तो। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि आपको मोबाइल टॉयलेट में लेकर के जाना ही नहीं है। अब चाहिए तो अगर हाँ जरा भी जाना नहीं है
मोबाइल को लेकर। आप चाहिए तो हैंडसेट रखो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, आपको वॉशरूम यूज करना है, हैंडसेट लगाओ और आप अंदर चले जाओ, हैंडसेट लगा करके आप अंदर। लेकिन अगर आप ये नहीं करे, ईयरफोन से ही बात नहीं करेंगे, तो पूरा मोबाइल फोन ही लेकर जाएंगे, तो उससे आपका राहु जो है, जो शायद पॉसिबल है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना चाह रहा था, आपने इसको खराब कर दिया। सो बेसिकली राइट डायरेक्शन कौन सी है टॉयलेट की? राइट डायरेक्शन आपको साउथ साउथ वेस्ट में 3-4 जगह पर आपको ये इसका मिल जाता है, लेकिन बेसिक प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में ये हो जाता है, बेसिकली साउथ वेस्ट में। क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसमें कैसे होता है कि जो इसका साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वो डिस्पोजेबल पार्ट होता है, तो वहां पे अगर आपका टॉयलेट है तो जो भी पार्ट है वो डिस्पोज हो रहा है, तो आपका घर में जो नेगेटिव एनर्जी आनी है वो नहीं आती। तो कई बार होता है कि साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है वो ही पूरी तरह से ओपन है, बैल्कनीज है, बहुत बड़ी बड़ी बैल्कनीज है, तो उस केस में भी फिर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। भले उसको वहां पे टॉयलेट भी है, लेकिन उसके साथ अगर बैल्कनी है, बड़ी खिड़कियां हैं, तो भी आपको इश्यू आएगा। फिर उस केस में आपको या तो वो बैल्कनी बंद करनी पड़ेगी, पूरा क्लोज करना पड़ेगा, खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा, और खिड़कियां अगर नहीं भी पूरी तरह से बंद कर सकते हैं तो भी आप पर्दे लगा करके उसका इश्यू कम करा सकते हैं, वो एक ऑप्शन होता है। तो हर जगह पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से डिमोलिश करना है, वैसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में आपको डिमोलिशन करना पड़ता है। वो जोन्स मतलब हाँ, जोन्स जिस तरीके से रहेंगे, इम्पोर्टेंट 16 जोन्स रहते हैं, 32 देवतास रहते हैं, तो उन देवता के हिसाब से आपको हर इसका पोजीशन चेंज सेटिंग करना पड़ता है पोजीशन। करेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज वास्तु और एस्ट्रोलॉजी? बहुत ज्यादा, बिजनेस के हिसाब से भी, क्योंकि बिजनेस आप कैसे करते हैं, क्लाइंट्स जब तक आपके पास आएंगे नहीं तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब क्लाइंट्स आते हैं, कई बार होता है क्लाइंट्स आते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं, तो आपका नॉर्थ जो जोन जो है वो खराब है, नॉर्थ वेस्ट वाला जोन भी अगर आपका खराब है, कटा हुआ है, तब भी इस तरीके का इश्यू आता है कि आप क्लाइंट तो आपके पास भरपूर आएंगे लेकिन कोई पैसा नहीं देगा, वो बस आपसे कंसल्टेशन लेंगे या प्रोडक्ट देखेंगे और चले जाएंगे। इस तरीके से भी होता है। तो जब प्रॉब्लम क्या है पहले तो वो देखना है, और उसके हिसाब से फिर डायरेक्शंस में कहाँ वो बैठ रहे हैं। वो कई बार क्या होता है ना, काम में डिलेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे किसी ने नया लॉन्च किया, कमिंग अप विद अ न्यू लॉन्च और अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कई बार नए लॉन्च के समय में डिलेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उनका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखना चाहिए, ईस्ट वाला और नॉर्थ ईस्ट वाला देखना चाहिए कि ये कैसे होता है कि ईस्ट वाला एरिया सूर्य का एरिया रहता है, अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो वो एरिया आपको क्या दे रहा है, आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो इसमें यहाँ पे डिलेज होने का कारण क्या है कि वो एरिया जो है आपका या तो कटा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कटा हुआ है तो उसकी एनर्जीज आपके पास नहीं आ रही है, नहीं एनर्जीज नहीं आ रही है, इस वजह से तो जो आपका काम ये हो रहा है, डिले होते जा रहा है, वैसे होता है। तो आपको लगता है कंपनी का जो नाम आप रखते हो उसको भी मतलब हाँ जरूर, आपके उस कंपनी का नाम जी एकदम पूरा कुंडली के साथ आप मैच करो, प्लस आपके वास्तु के साथ भी आपको मैच करना चाहिए, दोनों ही होता है। अच्छा। इसमें न्यूमरोलॉजी भी हम यूज करते हैं, कुंडली को भी यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी यूज करते हैं और वास्तु को भी यूज करते हैं। तो वास्तु में भी मुहूर्त शास्त्र होता है, मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से वो चेक किया जाता है कि इनका जो नाम, क्योंकि हम लोग जब इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड में जो भी नाम रखा जाता था वो चंद्र राशि पर रखा जाता था, आजकल हम उसको कोई फॉलो नहीं करते, हम जो मर्जी आए नाम रख देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो नाम आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। और चंद्र राशि में भी आपका जो नक्षत्र है, नक्षत्र में भी जो ये रहता है उसका जो जैसे च छ जो नाम के अक्षर है उस पर आपको अपना नाम ये करना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग इसके बारे में कुछ भी सोचते नहीं है। चंद्र राशि में क्या आया है, आपका शब्द क्या आया, तो वर्ड क्या आया है, वो देखते नहीं है। और फिर कोई भी अल्फाबेट उठा करके उस पर नाम रखा जाता है, जो सुटेबल, जो लगता है कि हाँ ये अच्छा है, तो मतलब उसके हिसाब से लगाते आपके हैं। कुंडली के हिसाब से आपके बिजनेस का नाम होना चाहिए। हाँ जरूर, एकदम राइट, जो आपको आपका सूट करे। आपका कुंडली के हिसाब से, आपका जो न्यूमरोलॉजी और में बीएन और डीएन के हिसाब से, जैसे बर्थ नंबर जो है वो और डेस्टिनी नंबर, इन दोनों नंबर के हिसाब से भी वो घर आपको या जो भी बिजनेस नेम है वो सूट होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें उसमें चेक करनी पड़ती। प्लस आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो उठता है काफी सारी AR इस तरीके से बढ़ाते जाता है, तो उसमें भी आपको चेक करना चाहिए कि वो चीज जो अल्फाबेट्स आप बढ़ा रहे हैं, उस अल्फाबेट को आप कितना बढ़ा रहे हैं और वो क्या आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि ए किसी के इसमें, जैसे अभी मेरा खुद का नाम है जिसमें AA है और RR है, तो AA और RR, इसका अगर आप ये देखेंगे तो उसमें इमोशंस का नहीं रहता। मेरा काम जिस चीज से रिलेटेड, वो इमोशंस से रिलेटेड एग्जैक्टली है, तो इस वजह से मेरे नाम में AA RR है। अब अगर किसी का इमोशन से रिलेटेड है ही नहीं काम, और उसने अगर वो नाम डाल दिया, उसमें अगर अल्फाबेट डाल दिया, तो वो किसी भी तरीके से उस इमोशंस के बहाव में ही बहता चला जाएगा। करेक्ट, तो काम नहीं कर पाएगा। अभी एक डॉक्टर है, उसको कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। हम जैसे, अगर मैं वास्तु का काम कर रही हूँ, सामने वाला जो भी उसकी परेशानी है तो वो बता रहा है, तो मैं शांति से उसकी परेशानी सुन सकती हूँ, क्योंकि अंदर से अगर पर्सन इमोशनल है तो वो उतनी पेशेंस रखता है। करेक्ट, लेकिन डॉक्टर्स के पास वो पेशेंस नहीं रहता है, वो उतनी इमोशनली आपकी बात नहीं सुन सकते हैं। नाम अगर चेंज की बात करो, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने जो जी RR आपने डाला हुआ है, कई सारे सेलिब्रिटीज, जी वो लोग ने भी कई सारे चेंजेस जी, किए हुए हैं, जैसे आयुष्मान जी खुराना जो है, तो उनके इसमें AA है। अजय देवगन के इसमें भी चेंज किया हुआ है उन्होंने भी, रितेश देशमुख ने भी चेंज किया हुआ है, और उनको उसका फायदा भी हुआ है। वो नाम चेंज करने के बाद देखिए उन्होंने कितना राइज किया है। वो एक बार इनिशियल फेज उनका कैसा था और नाम चेंज करने के बाद वाला फेज उनका कैसा था, exactly. वो हमें वो तुरंत बिफोर आफ्टर हम लोग देख सकते हैं सामने सामने। So according to you, is it that astrology can lead you to success? हाँ जरूर, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी अगर आना चाहता है तो बेशक उसको आना चाहिए, बशर्ते उसका वो थिंकिंग होना चाहिए, वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, और उसको सिर्फ एक टूल की तरह यूज करना चाहिए। मतलब अगर आप ये सोच करके आ रहे हैं कि नहीं इसमें बहुत सेलिब्रिटी से मिलेंगे, बहुत पैसा जनरेट होगा, तो फिर वो आप नहीं आए तो बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी की जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप उतना इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी की परेशानी देख करके आपको चाह रहे हैं कि हाँ उसकी परेशानी में मैं कुछ हेल्प करूं, अपना एक कंट्रीब्यूशन दूं, तो हम, या इवन एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना है या नहीं आना है, वो भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं कि कौन पर्सन एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आ सकता है। और एक बात मेरी गुरु ने ही बताई थी कि हमेशा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अकल्ट हमें चूज करता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। आप खुद से बोल नहीं सकते कि आपको इस फील्ड में जाना है, वो ऑटोमेटिकली बचपन से ही आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहती है। करेक्ट। तो इस वजह से वो जब भी अगर ऐसा है और कंफ्यूजन है, बेसिकली कोई भी अगर पेरेंट्स को बताता है तो वो मतलब चौंक जाते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कैसे जाए, या वास्तु के फील्ड में क्यों जाए, या न्यूमरोलॉजी वगैरह इसके फील्ड में क्यों जाए। तो हम लोग फिर मैं उनको बताती हूँ कि आपका बच्चा इसमें काफी अच्छा है, वो अच्छी तरीके से इसको समझ सकता है। करेक्ट, दैट योर कुंडली कैन से, योर प्लैनेटरी। अच्छा, हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, डू यू थिंक दैट प्लैनेटरी मूवमेंट्स कैन चेंज एवरीथिंग? बहुत हद तक प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप अगर जैसे एक ये है कि किसी के कुंडली में डिवोर्स दिख रहा है,
ये बहुत बड़ा ये रहता है। अब हमें भी, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मैं अगर किसी की कुंडली चेक कर रही हूँ और वहां पे दिख रहा है कि इस पर्सन के कुंडली में डिवोर्स है, तो अब डायरेक्टली बताना थोड़ा सा ऑफ मुश्किल कोर्स, लगता है, और क्योंकि लोग वो, ले भी नहीं हाँ, पाते ले हैं। भी नहीं पाते हैं। तो फिर उस केस में मैं उनको जिस तरीके के जो रेमेडीज हैं वो मैं बताती हूँ कि आपको शादी के बाद इस तरीके से करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम फेस, क्योंकि मैं डायरेक्टली कभी नहीं बोलती हूँ कि आपका डिवोर्स हो जाएगा या आप प्रॉब्लम फेस कर, हाँ, ये जरूर बताती हूँ, जैसे दोनों कुंडली का भी अगर मैचिंग करना है तो आमतौर पर जो कुंडली मैचिंग होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो गुण गुण मिलान जो बोलते हैं वही किया जाता है। लेकिन मैं अगर ये करती हूँ तो मैं दोनों का स्वभाव भी मैच करती हूँ। वो जब तक स्वभाव मैच नहीं कर रहे हैं वो कुंडली मिलान कोई फायदा नहीं, मतलब ही नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो राम और सीता के पूरे 36 गुण मिले थे, लेकिन कितने ऑब्स्ट्रक्शंस उनके लाइफ में आए, कितना उनको उन्होंने फेस किया, और आखिर तक वो लोग कभी भी साथ रह ही नहीं पाए। एग्जैक्टली किसी भी तरीके से हैप्पीली मैरिड लाइफ उनकी थी ही नहीं। तो फिर वो 36 गुण मिल करके भी क्या फायदा हो। लेकिन वहीं अगर दोनों का स्वभाव देखा जाता कि वहां पे इनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव क्या, लेकिन ये सारी चीजें क्या धीरे धीरे डेवलप हुई। इनिशियल फेज पर सिर्फ गुणों का मिलान किया जाता है क्योंकि उस समय वही जरूरत है। आज के सिनारियो में हमें ये सारी चीजें, क्योंकि आज लड़कियां हर इसमें आगे बढ़ रही हैं, तो सबको करियर ओरिएंटेड भी हो रही है। किसको, कोई लड़की अगर करियर ओरिएंटेड है तो उसकी सोच जैसी है, उसके सोच के हिसाब से ही उसका पार्टनर होना चाहिए, तभी वो लड़की को उतना ये दे पाएगा। नहीं तो फिर अगर वो वैसे सोच रखता ही नहीं है, वो हमारे टर्म में बोलते हैं कंपेनियनशिप, तो वो अगर नहीं हो पा रहा है तो आपका गुण मिलान करके भी 36 गुण मिलान करके भी कोई फायदा नहीं होता। अगर सामने वाला आपको समझ ही नहीं रहा है तो कुछ फायदा ही नहीं है। सो हम डेस्टिनी की बात करते, राइट? ये सारी चीजें डिस्टाइंड है, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड। सो डू यू थिंक दैट इट कैन बी चेंज्ड? हाँ, एक हद तक आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये पूरी तरीके से ना आपके कर्मा पर भी डिपेंड होता है। इसका मैं एग्जाम्पल, सिंपल तौर पर एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे सावित्री और सत्यवान के केस में इतना ये था कि उसकी डेथ होनी ही होनी है, वो डेस्टिनी थी उसकी। ये भी डेस्टिनी थी उसकी कि सावित्री उसके जिसमें आएगी और उससे शादी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे सावित्री का अपना कर्म था कि उसने सत्यवान को बचाया। अगर वहां पे सावित्री बोलती कि मतलब वो अगर ये करती कि ठीक है, वो रोने लगती, गाने लगती और ये छोड़ देती हर चीज को, तो फिर क्या सत्यवान बच पाता। लेकिन उसके अपने वो कर्म थे जिसकी वजह से उसने इसको वापस ले, अपने पति को वो वापस लिया है। Correct. तो वहां पे आपको कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी में जो भी लिखा है आप उस डेस्टिनी को अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं। अभी ये भी प्रेडिक्शन होता है कि कोई अगर किसी का मतलब गलत चीजों में जा रहा है, कुछ अगर किसी के हाथ में एक्सट्रीम अगर किसी का मर्डर वगैरह भी लिखा हुआ है तो वो भी चेक करके बताया जा सकता है। Is it? वो बताया जा so सकता much, है। हाँ, लेकिन वो क्या है कि हम इसको पूरी तरह से उजागर नहीं करते हैं, बताया नहीं, मतलब बताते नहीं, हमें पता चल जाता है लेकिन उनको बताते नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी इवन डेथ का भी है तो वो भी सामने वाला कितने समय तक रहे, वो डेथ का ये हमें पता चल जाता है लेकिन हम किसी को भी बताते नहीं, वो हमारे तक ही रहता है। और आगे चलकर हाँ ये है कि उसको अलर्टनेस देते हैं कि भाई आने वाला समय तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक है, तुम उसी हिसाब से चलो या थोड़ा बच के रहना, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, इस तरीके से हम बताते हैं। लेकिन प्योरली ये नहीं बोलते कि भाई, क्योंकि जो इंसान अगर 2 साल में जाने वाला है वो बता देने से वो तुरंत चला जाएगा, फायदा क्या होगा। कम से कम जो जितना साल उसको जीना है उतना तो जीने दो, हंसी खुशी जीने दो। तो इसलिए मेरी तरफ से मैं तो कभी भी, और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं
जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो तो कभी इस तरीके का बताते नहीं हैं। करेक्ट करेक्ट। सो इट्स इम्पोर्टेंट नो एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो कि आप एक तरीके से कितने वो हद तक बताओ बताओ और और कितने हद तक वो बात वार्न नहीं कर है। दो, वार्न कर दो। क्योंकि अभी अगर हमने बता भी दिया, हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, उसकी डेस्टिनी में अगर उतना ही है तो हम चेंज, वो डेस्टिनी तो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम ये एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो जो हमारी इंडिया की दशा है या फिर जो वॉर हो रहे हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, जो कितने सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट, इन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ था दैट यू नो ये समय पे वॉर होने वाली है, राइट। सो अगर मैं 2026 गोइंग फॉरवर्ड की बात करूँ तो किस तरीके से हम इसको वॉर फ्री देखते हैं? देखिए, वॉर तो अभी थोड़ा और दूर तक कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि जिस तरीके का अभी ऐसे भी ये साल मार्च से रूल हो रहा है, तो इसमें और इसी वजह से इसी साल में ये सारी चीजें निकल करके आई। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूशन होगा। अब 2-3 महीना और होगा, धीरे 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 इसका दायरा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन और 2-3 महीना हम लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। नियर अबाउट अक्टूबर तक या सितंबर अक्टूबर तक ये खींचेगा। उसके बाद फिर वो साइडलाइन हो जाएगा। तो 2019 से लेके 2026 तक जी हमने, हमारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें देखी है। लॉकडाउन से लेके राम जी की स्थापना से लेके सारी चीजें, लाइक यू नो एवरीथिंग वाज ओपन। इनको सारी चीजें पता है कि कब कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कब क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। तो अभी नए जनरेशन्स को लेके अगर मैं बात करूँ, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर अस बीइंग अ पेरेंट to know their kundlis या फिर aligned their thought process with our predictions? इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पहले से अगर थोड़ा सा एक अंदेशा होता है कि हाँ भाई आगे आने वाली सिचुएशन सही नहीं है, तो आप अपने आप को थोड़ा संभल करके चलो। अभी जैसे किसी के कुंडली में है कि कमिंग ईयर्स में कुछ एक्सीडेंट वगैरह होना है, तो उसी को बताया जा सकता है कि भाई जो भी गाड़ी चलाओगे सेफ लिमिट में तुम्हें गाड़ी चलानी है। वो एक हमेशा होता है। हम लोग, मैं जैसे अभी प्रेडिक्शन देती हूँ तो हर बार किसी का भी इस तरीके से दिखता है तो मैं क्लियरली उनको बोलती हूँ कि आने वाला समय थोड़ा सा ये खराब है, आपको थोड़ा अपने आप को बचा करके चलना है, हेल्थ वाइज भी और अगर ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके वाइज में। अब इसमें बाकी सारी चीजें आती है, जैसे यंत्र वगैरह आता है तो यंत्र भी हम लोग देते हैं, मैं देती हूँ यंत्र वगैरह, उससे भी आपका प्रोटेक्शन वगैरह मिलता है। लेकिन क्या यंत्र को किसी भी तरीके से आप यूज नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर तरीके से आपको यूज करना पड़ता। तो मेरी तरफ से तो मैं हर उनको प्रॉपर बताती हूँ कि कैसे यूज करना है, क्या उसका किस तरीके से उसको ये करना पड़ता है, जैसे क्लेंजिंग है और प्लस जो पूजा, एक बेसिक पूजा उसकी जो रहती है वो करनी पड़ती है। तो वो किस तरीके से करना, क्योंकि आप वो खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीजें करनी ही है, तो वो हम बता देते हैं उनको। 2026 में अगर सारी राशियों की मैं बात करूं, तो कौन सी राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये समय? देखिए, ये समय अभी कन्या राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मतलब काफी सारे लोगों ने ये बात बोली है, लेकिन ये समय लिटरली कन्या राशि के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उन लोगों का जैसे सैटर्न जिस तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है, तो उस सैटर्न की वजह से और मर्क्यूरी का शिफ्टिंग जिस तरीके से हो रहा है, मर्क्यूरी का ट्रांसिट वगैरह भी हो रहा है, तो उस वजह से कन्या राशि के लिए गोल्डन चांसेस धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। और कौन सी राशि के लिए 2026 बहुत फ्रूटफुल नहीं रहने वाला? एक तो मेष राशि है, खासतौर पे जो इसके लिए जो मार्स से रिलेटेड राशि है उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी ये ईयर ही मार्स से रिलेटेड है और प्लस उनकी अपनी राशि भी मार्स है। अगर जैसे पहली राशि मार्स से रिलेटेड होती है और 8th राशि भी मार्स से रिलेटेड होती है,
तो उन दोनों राशियों का टेम्परामेंट जो है इस समय बहुत हाई लेवल पर रहता है। तो उसमें उनको अपने आप को थोड़ा सा बचा करके रखना है, Correct. थोड़ा कूल डाउन रहना, जितना हो सके थोड़ा सा शांत माइंड में मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को शांत रखना जरूरी है। करेक्ट। तो कई बार ये भी होता है ना कि लाइक यू नो आप घर पे तो रह रहे हो लेकिन आपके दिमाग में मतलब ऑलवेज एक थॉट चलता रहता है, इमोशनली यू आर टू ड्रेन। कई सालों से वही घर में आप रह रहे हो लेकिन कई सालों से ये भी हो रहा है, 3-4 सालों से, कि आप एकदम इमोशनली वीक होते जा रहे हो। सो इज इट रिलेटेड टू देयर कुंडलीज और वास्तु? डेफिनेटली ये कुंडली से भी रिलेटेड होता है और वास्तु से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि आप अगर रह रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में, बेसिकली तो आप किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप अगर आपका खाना आप किस डायरेक्शन में होकर के खा रहे हैं, किस समय पर खा रहे हैं, क्योंकि आज के सिनारियों में खाना किसी भी वक्त होता है कि लोगों का टाइमिंग इतना बेकार हुआ है, बहुत कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है, तो डिप्रेशन लेवल क्वाइट नेचुरल है, बढ़ेगा। तो उस केस में फिर आपको ये सारी चीजें अगर आपको पहले से पता है कि हाँ भाई मेरा ये पर्टिकुलर समय इस तरीके से जाने वाला, तो जो आपको रेमेडीज दी गई है, जैसे अभी मेरी तरफ से रेमेडीज जो ज्यादातर होती है वो मंत्रा चैंटिंग की रेमेडीज होती है, मैं उस पर ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ। अदर देन स्टोन्स भी है, स्टोन्स एक हद तक आपको वो करते हैं, लेकिन मंत्रा चैंटिंग मेरा फर्स्ट रेमेडी, अगर कोई भी मेरे पास आता है तो फर्स्ट रेमेडी जो रहती है वो मंत्रास की होती है। मैं लगभग महीना 1.5 महीना उनको मंत्रा चैंटिंग के लिए ही बोलती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक माला करो, आप सिर्फ 21 बार भी करो तो भी होगा। कम से कम आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। एक बार आपका मन शांत होगा ना तो धीरे धीरे आप वो पूरी एक माला अपने आप करना शुरू कर दोगे। लेकिन जब तक आपका मन शांत नहीं है वो भी करना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। कई बार तो होता है कि 11 बार भी करना भारी पड़ जाता है। वो भी लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, समय पर जाना है। अभी खास तौर पे तो मुंबई जैसे सिटी में तो और ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग ही यहाँ का इतना हेक्टिक हो जाता है कि मुंबई है, बैंगलोर है, बैंगलोर में भी यही हाल दिखता है। ट्रैफिक इतना भर भर के होता है कि इंसान उसी से परेशान होता है। बाकी शायद ऑफिस में जो परेशानी है वो उसको उतनी कम लगती है जो ट्रैफिक में वो झेल रहा है, वो सारा होता है। तो इस वजह से वहां पे भी अभी कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ट्रैफिक की वजह से परेशान होते, तो उनको उनका भी मैं मंत्र दे देती हूँ क्योंकि कैसे होता है कि अभी अगर मान लेते हैं कि आपके राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की महादशा में होता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपको सामने वाला अगर कुछ इतनी सी भी बात कर रहा है तो आपको वो बढ़ चढ़ करके लगती है। तो उस वजह से फिर मैं उनको राहु का मंत्र चैंटिंग देती हूँ, राहु का बीज मंत्र देती हूँ, जिसकी जैसे कंसिस्टेंसी रहती है उसके हिसाब से। तो उस तरीके से मंत्र का चैंटिंग देती हूँ, तो उस मंत्र के चैंटिंग की वजह से भी उनका माइंड काफी शांत रहता है, काम हो जाता है। और फिर धीरे धीरे स्टोन्स भी इसमें काफी अच्छा वर्क करते हैं, जैसे जेम स्टोन्स है बहुत अच्छा। कि स्टोन्स कैसे होता है, हर प्लैनेट का अपना स्टोन होता है। अब इनिशियली जब आपने मंत्र चैंटिंग कर लिया, एक तरीके से ये होता है कि जैसे आप किसी डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले आपका डिप्रेशन सप्रेस करने के लिए आपको नींद की दवा देते हैं। करेक्ट। वो दवा देने के बाद थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा काम हो जाता है, उसके बाद एक्चुअल डिप्रेशन की दवा दी जाती है। तो उसी तरीके से ये भी है कि मंत्रा चैंटिंग से आपका माइंड कामनेस में आ जाता है, और उसके बाद फिर आप जब स्टोन्स पहनते हैं तो उस स्टोन की ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी रेडी हो जाती है। तो वो एक माइंड ब्लोइंग असर पड़ता है लोग। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही अगर जेमस्टोन्स पहने ना, तो फिर वो एक पहले से ही उस डिप्रेसिव मोड में है, वो बोलेगा तो ये मैंने स्टोन पहना है लेकिन अभी तक असर नहीं हो रहा है, अभी तक कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार वो वही सोच रहा है असर क्यों नहीं हो रहा है, असर क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो इस बारे में तो अपने माइंड को काम करने की भी करता ही नहीं है। इसी वजह से मैं पहले हमेशा मंत्र चैंटिंग देती हूँ, मंत्र चैंटिंग देने के बाद फिर उनको स्टोन रिकमेंड करती हूँ।
आपको क्या लगता है, जैसे अगर वास्तु अलाइन नहीं होगा तो कई बार रिश्ते खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? बहुत ज्यादा रिश्तों में भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर वास्तु सही नहीं है तो। जैसे साउथ वेस्ट में भी अगर किसी का बेडरूम है लेकिन उनका नॉर्थ वेस्ट अगर कटा हुआ है तो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। रिलेशनशिप में आप वो अट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वो अट्रैक्शन डेवलप करता है। अभी अगर आप एक दूसरे के प्रति, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड ही नहीं है तो वो कितना भी साथ रहे कोई फायदा नहीं होता। एग्जैक्टली तो उनका वो वाला बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आप उसको करेक्ट कर लेते हैं। सो हम वास्तु की बात कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं रहता कि वास्तु किस तरीके से हमारा घर अलाइन कर सकता है या फिर कितने जोन्स होते हैं और कौन से जोन को हमको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक बेसिकली लोग क्या करते हैं? ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स में एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला इशू रहता है। नॉर्थ ईस्ट में या तो टॉयलेट रहेगा या तो फिर लो लाइन एरिया रहेगा नॉर्थ ईस्ट वाला। फिर गलत तरीके से नॉर्थ ईस्ट में पानी का, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पानी देते हो तो काफी अच्छा है लेकिन ओवरहेड टैंक अगर आप दे रहे हैं तो उसमें गड़बड़ है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। साउथ वेस्ट में भी अगर आपका टॉयलेट है बना हुआ लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपका एग्जैक्टली साउथ और साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम भी आ रहा है तो उसमें फिर आप किस तरीके से, किस पोजीशन पे आपका सोना हो रहा है। साउथ की तरफ अगर आप सिर करके सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर आपका वो सारी चीजें अलाइंड है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। कई बार होता है वो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग इस पहले जिस घर में रहते थे वहां पे हमारा किसी भी तरीके का कुछ ग्रोथ नहीं होगा, इस घर में आने के बाद हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। तो वो ग्रोथ इसी वजह से होगा कि आपका कुंडली और ये आपका घर जो है वो अनजाने में ही मैच हो गया। वो आपने खुद नहीं किया लेकिन वो अनजाने में ही मैच हो गया। करेक्ट। तो उस वजह से आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और कई बार होता है कि वो पहले कुछ ग्रोथ काफी ज्यादा था लेकिन यहाँ पर आकर के पूरी तरह से खत्म हो गया, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज आने लगे हैं। तो वैसे केसेस में फिर वो उनका वास्तु खराब है ये दिखाई देता है। Correct. और जब हम चेक करते हैं तो चेक करने से ही एग्जैक्टली पता चल जाता है। और जितने आप डिटेल में डायरेक्शंस को एनालाइज करते हैं उतनी ही डिटेल में आपको, जैसे 81 पदविन्यास से वास्तु का पूरा काम किया जाता है। तो अगर आप 81 पदविन्यास से हर देवताओं का प्लेसमेंट किस तरीके से है वो सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं उसमें फिर ओवरऑल आपका जितना भी एनर्जी है वो एनर्जी बैलेंस हो जाता है और आपको एंड रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज ना, क्योंकि सही दिशा से सही एनर्जी आना भी मेन पॉजिटिव एनर्जीज को लाना है आपको। अगर पॉजिटिव एनर्जीज आपके इसमें है लेकिन उसको कहीं ना कहीं से तो खींच करके आपको अपने घर के लिए लाना होगा ना। बाहर तो बिखरी पड़ी है एनर्जीज लेकिन उनको आपके घर की दिशाओं के साथ अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें ये करना पड़ेगा। और कई बार होता है कि डायरेक्शंस अगर गलत है, कुछ गलत डायरेक्शन पर कुछ गलत बना हुआ है तो वो ड्रेन करती है एनर्जीज। आ तो रही है एनर्जीज लेकिन उसको आते के साथ उसको ड्रेन कर देती है तो आपको रिजल्ट मिलता नहीं है उसका। करेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीजें प्रॉपर अलाइंड हो। तो हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। अभी आए दिन रिश्ते ज्यादा टिक नहीं पा रहे हैं, राइट? लोग लव मैरिज कर रहे हैं लेकिन लव मैरिज भी नहीं टिक पा रहे ना अरेंज मैरिज टिक पा रहे। तो अगर मैं कुंडली के हिसाब से देखूं तो लव मैरिज जो कर रहा है बंदा वो तो प्यार में इतना इन्वॉल्व है कि वो कुंडली वगैरह मैच नहीं करता है। सही बात है। तो डू यू थिंक दैट एस्ट्रोलॉजी इज अगेंस्ट लव मैरिज? नहीं, एस्ट्रोलॉजी उल्टा मैं तो बोलूंगी कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इस बंदे का लव मैरिज ही होगा। अच्छा। वो बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास आती हैं और उनमें काफी सारी बार दिखता है कि ये अरेंज मैरिज में ना बिलीव करता है ना ये कर पाएगा। इसका अगर अरेंज मैरिज होगा तो प्रॉब्लम करेगा, लव मैरिज होगा तो ही ये इसकी शादी टिक पाएगी। वैसे भी होता है
ओके। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, और लव मैरिज में भी जो पर्सन है, अभी लड़का और लड़की दोनों की ही कुंडलियों को देख करके उसके जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो उसको समझाना जरूरी है कि भाई ये देखो ये ऐसा है और ये ऐसी है, तुमको अब इसको एडजस्टमेंट, क्योंकि मैरिजेस काफी हद तक एडजस्टमेंट पर चलते हैं। 100%। अब लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, yeah. बिना एडजस्टमेंट आप नहीं चला सकते। इट्स अ वर्क है। और जब तक आप, और ये एक दिन की बात भी नहीं है, ना ही 1 साल की या 2 साल की बात है, आपको कंसिस्टेंसी इसके लिए काम करना पड़ता है, तब जाकर के वो मैरिजेस टिकती हैं। नहीं तो कोई भी मैरिज टिकेगा ही नहीं। और आजकल हम लोगों में वो पेशेंस रहा नहीं है। वो मैरिज को वर्क करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, ना लड़के में वो पेशेंस रहता है, ना लड़की में वो पेशेंस रहता है। तो वो पेशेंस, अब अगर हमारे पास जब भी कुंडली आती है मैचिंग के लिए भी, जो दोनों के ही ट्रेड्स हम सामने रख देते हैं, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा, इसमें एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी ये शादी टिकेगी। नहीं तो फिर अगर तुमको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भाई टाटा बाय बाय बोल करके चले जाओ, क्योंकि आगे चल करके अपने पेरेंट्स को दुख दे करके कोई फायदा नहीं है फिर। क्योंकि आप शादी कर लोगे, डिवोर्स ले लोगे, इनकेस अगर बच्चा अगर नहीं है तो ठीक है, आपने डिवोर्स ले लिया, आप अपने अपने अलग अलग ला, लेकिन जहाँ पे बच्चा हो गया तो फिर सबसे बड़ी मुसीबत बच्चे के लिए हो जाती है। Absolutely. And it affects somewhere. वो कहीं ना, और हमेशा ही वो इफेक्ट करता है, वो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं रहती है, लेकिन वो हर बार अफेक्ट होता है, बच्चा ही अफेक्ट होता है। So what is the biggest myth or about astrology? एस्ट्रोलॉजी को लोग एक मैजिकल पावर समझते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया और वो हो गया। अरे आपको उस पर काम करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं चलेगा। आपको जैसे वही मंत्रा चैंटिंग है, ये मंत्रा चैंटिंग मैं इसी वजह से देती हूँ क्योंकि लोगों में पेशेंस लेवल नहीं है। मंत्रा चैंटिंग दे करके मैं धीरे धीरे उनका पेशेंस लेवल, क्योंकि जब कामनेस आएगा ना माइंड में, मन में, तभी आप पेशेंस लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। कामनेस नहीं होने की वजह से ही आपका पेशेंस लेवल नहीं होता। तो इस वजह से अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड रहे, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा मंत्रा चैंटिंग वो करना ही करना है। करेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली इट्स ऑल माइंड गेम, राइट? अपने माइंड को बैलेंस आउट करके चलो, और उसको माइंड को शांत रखने के लिए कई सारी चीजें स्पिरिचुअली अलाइन करके करनी पड़ती है। Thank you so much. We had wonderful conversation. It was very candid. Also, I would want you to share one tip जो डेली प्रैक्टिसेस के लिए लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिसेस में मैं तो कहूँगी कि आप एक थोड़ा सा 10 मिनट का मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं, भले, क्योंकि हम इस बैकग्राउंड से आते हैं ना कि हमें मंत्रास वगैरह उतना बोलना नहीं अच्छा लगता, तो इनिशियल फेज पर अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, वो अगर कुछ मंत्रास दे रहे हैं तो उसको बस टाइम पास समझ करके छोड़ना नहीं है, उसको आपको करना ही करना है। और अगर आप नहीं भी जा रहे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या वास्तु कंसल्टेंट के पास, तो भी अगर थोड़ा 10 मिनट का टाइम भी आप अपने लिए मेडिटेशन के लिए निकालते हैं, मॉर्निंग का जो समय है उसके लिए भी निकालते हैं, तो भी काफी सफिशिएंट है आपके लिए। क्योंकि मेन है हमारे अभी जो लाइफ है वो इतना हेक्टिक लाइफ है ना कि हम उसमें अपने आप को कहाँ सेट कर रहे हैं ना, हमें वही समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो जो टाइम है वो सिर्फ आप अपने आप के लिए दो। वो जो मान लेते आपके बच्चे भी हैं, माँ पिताजी भी हैं, लेकिन वो 10 मिनट का समय ना सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए लगा लो, अपने खुद के लिए निकालो। वो ये भी हो सकता है कि कोई आपको बोले कि भाई कितना स्वार्थी है ये, लेकिन वो स्वार्थ करना बहुत जरूरी है। वो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना बहुत, क्योंकि आप हर बार, खासतौर पे ये होता है हाउसवाइफ्स के साथ कि वो अपने लिए जरा भी समय नहीं निकालती हैं। वो पूरी तरह से सुबह 5 बजे अगर वो जागेंगी तो रात तक 12-1 बजे तक उनका कंटिन्यू काम चलता रहता है, और
उनके काम को भी इतना ये किया जाता है, सेकंड ग्रेड का माना जाता है कि फिर तो किसी भी तरीके से उनको वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उन वो मिलती ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो इस वजह से उनको खुद को भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालें। नहीं बिल्कुल, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि 10 बहुत मिनट्स ज्यादा 10 मिनट जो आप बोल रहे हो वो अपने लिए निकालो तो पूरा दिन आपका सही जाएगा। आप चाहिए तो उसमें कोई बुक पढ़, अगर लगता है आपको कि बुक्स अच्छा लगता है, बुक पढ़ो, 10 मिनट के लिए ही पढ़ो, बुक पढ़ लो, कोई गाना सुनना है गाना सुनो, डांस करना है डांस कर लो, वो सिर्फ समय आपके खुद के लिए होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जैसे सुबह जागूंगी तो मैं भी वही करती हूँ, मेरी भी बेटी है तो उसको साइड लाइन करके वो मैं 10 मिनट के लिए मैं उसको बोल देती हूँ, बेटा ये मेरा टाइम, मेरा मी टाइम है, वो मुझे अपने लिए यूज करना है। जब तक वो मैं नहीं करूंगी मैं खुद भी फ्रेश फील नहीं करती। और ये बच्चा भी इम्बाइब कर रहा है, हाँ, है ना, कि अपने आप को अपने समय आप के लिए देना। वो मैं उसको भी बोलती हूँ कि Exactly. तुम भी अपने आप को समय देना शुरू करो। तो अपने आप के बारे में जो भी तुम्हारा फ्यूचर प्लान है उसके बारे में सोचो, तुम्हें आगे क्या करना है वो सोचो, उसके बारे में जितना हो सके एक बार अगर एक 10 मिनट के लिए भी अगर तुमने सोचना शुरू किया ना तो फिर तुम्हारे लिए क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही एक मेरा टिप है कि कम से कम 10 मिनट तो आप अपने आप के लिए निकालो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक बहुत एक मतलब बेस्ट दवा हो जाती है इसके लिए। So thank you so much, Trishna ji. We had very candid conversation. One last message for एक सोच प्लेटफॉर्म। एक सोच प्लेटफॉर्म मुझे मतलब काफी अच्छा लगा है। ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमें और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्लेटफॉर्म जब नहीं होते हैं तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे, मेन वो है। तो और भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म अगर होते जाता है तो अपनी बात रखने के लिए और लोगों को अपनी बात समझाने के लिए, क्योंकि ये सारी जैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है ना, इसके मिथ्स बहुत ज्यादा तो जब ये इसके बारे में मुझे पता चला, मैंने आपके पहले वाले वीडियोस भी देखे थे तो उसमें भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि नहीं चलो इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना दिल खोल करके बात कर सकती हूँ, जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँ और बताऊं कि भाई जो लोग आपको फंसा करके जा रहे हैं तो हर जगह पर वो आपको फंसाने वाले नहीं मिलेंगे। राइट गाइडेंस के तरफ जाओ आप और राइट सॉल्यूशंस लो। Everything is not real, right? We are staying in a real world. वही होता है। 30 सेकेंड वर्ल्ड और उसी 30 सेकेंड में हम जीते भी हैं, पूरी जिंदगी उसी में गवा भी देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उस 30 सेकेंड के पीछे कितनी मेहनत लगी है, वो कोई नहीं सोचता है। तो वही बेसिकली वो सोचना बहुत जरूरी होता है। So thank you so much once again, and it's a privilege to have you on show with such a candid conversation. And it was very real, right? यहाँ पे ऐसी कोई भी 30 सेकेंड वाली कंटेंट नहीं थी जहाँ पे यू नो वायरलिटी पे ज्यादा फोकस किया गया। It's very authentic and it's very real. एक्चुअली मैं वही तो सोच कर ही आई थी कि जैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि ये रेमेडी दो, वो रेमेडी दो, तो रेमेडी देना कोई ये नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत अटपटा सा लगता है क्योंकि जनरलाइज रेमेडी नहीं होती है। आपकी कुंडली, आपका वास्तु क्या है, कैसे है, उसके हिसाब से हमें रेमेडीज देनी चाहिए। आए दिन ये लोग बोलते हैं हम लोग ये कर लो, वो कर लो, उससे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये साइन कर लो, वो साइन कर लो, तो वो फिर देखने में ही और समझने में ही बहुत अटपटा सा लगता है। इसलिए मैं सोच करके ही आई थी, अगर मुझे ये बोला जाता तो मैं सीधा मना कर दूंगी कि नहीं, मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं बिल्कुल, आई मीन दिस प्लेटफॉर्म इज टू बी वेरी रियल एंड वेरी ऑथेंटिक। तो मेरे जितने भी गेस्ट आए उन्होंने क्लियरली बोला है कि निराली सारी रेमेडीज है ना कैन नॉट बी जनरल। जो आपको सूट करेगा वो शायद दूसरों को नहीं करेगा, और जो दूसरों को करेगा आपको नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, आपको अपना समय डालना पड़ेगा। So thank you so much once again, and to all the viewers, guys, stop being in that 30-second trap जहाँ पे आप सोचते हो कि आपका नसीब बदल देगा। नहीं बदलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आप एक्सपर्ट्स के पास एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सभी के लिए एक्सपर्ट्स है,
It's a science, it's a math, it's a calculation. Okay, prediction happens, but for real, you need to go and meet experts. So thank you so much once again. Do watch the entire episode. Sit with pen and paper because you might get a lot and lot of information which is very good for you. And now you know whom to approach if you really are stuck in a confusion world. Do visit Trishla Kumarji, and definitely she'll be able to give you the right guidance.